वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। और इसमें मेरा प्रयास है कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस 1 से लेकर 6 तक के, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाए। और एक चीज़ और है कि अगर आप 2023 का मेंस दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप उसके बाद का मेंस देने का भी सोच रहे हैं तो ये आप अच्छे से सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और साथ में बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो बहुत सारा करंट अफेयर्स का डेटा हो गया या कोई रिपोर्ट हो गई, तो वो अगर आप बाद में मेंस देंगे तो वो आपके लिए कोई नई रिपोर्ट, नया डेटा आ जाएगा, तो उसको आप चाहें तो कॉपी ना करें। बाकी जो स्टैटिक चीज़ें हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से सुनते हुए चलिए और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी अगर आप इसके नोट्स भी बनाएंगे और साथ में आप चीज़ों को लर्न करने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। और हमारी ये सीरीज़ बायलिंगुअल है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यूकेपीएससी, बीपीएससी, एचसीएस जैसे आयोगों के द्वारा भी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको ज्वाइन कर बेनिफिट ले सकते हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होगा। देखिए, जीएस का अगर आप सिलेबस खोलेंगे तो जो आपके जीएस 5 और 6 अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जीएस 5 का जो हमारा सिलेबस है उसमें पॉइंट 14 जो है वो यही है, मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज इन यूपी, ठीक है। तो अब अगर आपको जनरली पूछा जाए मेडिकल और हेल्थ इश्यूज यूपी के, तो अब आप सोचिए आपको क्या पता है इसके बारे में। आपको पता है कि इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, हॉस्पिटल्स में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स उतने एफिशिएंट नहीं हैं, डॉक्टर्स की संख्या कम है, प्रोफेशनल्स की जो और भी प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते हैं इस सेक्टर में उनकी संख्या कम है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स हैं जो आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा जो मेंस लिखने वाले हैं, ठीक है। और नहीं भी मेंस लिखने वाले हैं तब भी हमको जनरल चीज़ें पता है क्योंकि ये हमारे सामने उपस्थित हैं, राइट। तो अब हमसे अगर ऐसा टॉपिक आ गया तो इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। जो भी इश्यूज़ हैं संबंधित हैं मेडिकल और हेल्थ केयर से यूपी के, तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर वैश्विक आबादी का लगभग 3% है और भारत की आबादी का कितना है, लगभग 16-17% है भारत की आबादी का, ठीक है। तो 16 अराउंड 16 लिखा है तो परेशान मत होइएगा, 17% भी अगर आप लिख देंगे तो सही है वो, राइट। आगे देखते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप कुछ डेटा लिख रहे हैं या तो आपको एग्जैक्ट फिगर पता हो तब ठीक है, अदरवाइज आप लगभग और अराउंड जैसे शब्द हैं उनको लिख देंगे तो आपका अगर थोड़ा सा पॉइंट्स या 1% का डिफरेंस होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। और पिछले कुछ दशकों में प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद राज्य में हम देखते हैं कि मृत्यु दर और रुग्णता का जो बोझ है ये वैश्विक और राष्ट्रीय जनसंख्या में इसके हिस्से की तुलना में काफ़ी अधिक है। यानी कि हालांकि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स देखे हैं हेल्थ केयर और मेडिकल सेक्टर में, जैसे कि आप यहाँ पर कोरोना का एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो कोरोना के समय पर जो उत्तर प्रदेश में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी वो कंपैरेटिवली कम थी बड़े बड़े राष्ट्रों से, जो साउथ के राष्ट्र थे, ठीक है। तो ये एक हमारा अचीवमेंट वाला पॉइंट है जो हमें याद रखना होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो मॉर्टैलिटी रेट है और जो मॉर्बिडिटी का बर्डन है, यानी कि जो लोगों की मरने की जो संख्या है और जो बीमारियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सारी परेशानियाँ देखी जाती हैं। उसके बाद राज्य के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों की जो उपलब्धि है ये देश द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्र में अगर हमें अचीव करने हैं अपने एम्स को तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है वो भी अपने एम्स को अचीव कर सके और
जो उसका हेल्थ केयर का सिस्टम है और मेडिकल सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकें। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया जनरल सा। उसके बाद अब जो मेन इश्यूज़ हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। तो हमने स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी समस्याएं डिस्कस करी हैं, उन्हीं को अब यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सिर्फ एक जनरल पॉइंट ना दें, हम उस पॉइंट को किसी डेटा के द्वारा, किसी रिपोर्ट के द्वारा या किसी एग्जाम्पल के द्वारा उस पॉइंट को हम थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। जैसे हमने बताया, ये हम सबको पता है कि यहाँ पर जो डॉक्टरों की संख्या है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टरों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। लेकिन अब यहाँ पर हम अगर ये डेटा दे देंगे कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2015 के अनुसार प्रति 3,812 मरीजों पर केवल एक ही डॉक्टर उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में, जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितने लोगों पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, इनके हिसाब से 1,000 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर होना चाहिए। और हमारे यहाँ कितने हैं, हमारे यहाँ लगभग 3800 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर है। ठीक है, तो एक तरह से हमारा जो पॉइंट था वो थोड़ा सा और इफेक्टिव लगने लगेगा। ठीक है, उसके बाद सरकारी जो अस्पताल है, यहाँ पर जो डॉक्टरों की पद हैं, जो प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के जो पद हैं, वो हमको अक्सर क्या देखने को मिलते हैं कि वो खाली हैं। और वर्तमान में हम देखें तो लगभग 18,000 ऐसे पद हैं जिनको सैंक्शन किया जा चुका है, लेकिन इनमें से 5,000 पद जो हैं ये रिक्त हैं, राइट। और क्या समस्या है, अगली समस्या ये हो जाती है कि डॉक्टरों पर बहुत ज़्यादा बोझ है। अपने आप ही पता चल रहा है, जब 3800 मरीजों पर एक डॉक्टर है तो बोझ तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 3800 तो उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ बहुत सारी करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम, इमरजेंसी की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो भी लग जाती हैं उनकी, और VIPs के लिए भी उनको अलग से ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। तो ये ज़्यादा उनके ऊपर बोझ का कारण बनता है। उसके बाद स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी, इनकी संख्या, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी कमी है और जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी कमी है। अवसंरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतना उन्नत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया था कि राज्य में लगभग 942 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं राज्य में, इनके पास प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है और रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि उचित जलापूर्ति और सड़क संपर्क सुविधाओं का अभाव देखने को हमें मिलता है। साथ में आप और क्या बता सकते हैं कि ये तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का हो गया, और साथ में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इनसफिशिएंट बेड्स हैं। ठीक है, और जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है प्रॉपर इलाज के लिए उसकी कमी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम सजेशंस क्या दे सकते हैं, देखिए सजेशंस में जाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस की भी कमी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत बड़ी जनसंख्या है और रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं है कि सबको फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा सके। पॉलिसी मेकिंग में हमें थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए उतनी अच्छी पॉलिसीज़ का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही हम और क्या कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव केयर, हमारे यहाँ प्रिवेंटिव केयर पर फोकस नहीं किया जाता है। हम तब जागते हैं जब बीमारी या कोई भी परेशानी हो जाती है, हम उसकी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में कि प्रॉब्लम बढ़ ना पाए उस समय पर इलाज करने में विश्वास नहीं रखते। तो ये सारे कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सजेशंस पर। सजेशंस क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहला तो हम जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारा जा सकता है कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं हर पेशेंट तक पहुंच सके, जो भी बेड्स की संख्या है उनको बढ़ाया जाए, जो डॉक्टर्स की लिए जो भी उनको आवश्यकताएं होती हैं इक्विपमेंट्स की, वो सारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाएं। ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए जा सकते हैं। साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं इनको भी बढ़ावा देना चाहिए कि ये भी कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो उनकी इतनी ज़्यादा फीस होती है कि लोग जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग होते हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उनका भी इस क्षेत्र में और योगदान हो, वो अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स कर सकते हो कुछ वो भी करें। उसके बाद मेडिकल पर्सनल्स जो हैं उनको भी और ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि लोगों तक वो
जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पहुंचा सकें और जिसको भी ज़रूरत हो उसके पास ये सुविधाएं पहुंच सकें। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़, देखिए कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें हम हर पॉइंट में अक्सर हर जगह लिख सकते हैं, बाकी तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी का यूज़ वो हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। तो अगर आपको कोई सजेशन देना है तो उसमें एक पॉइंट जो आप लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन, वो क्या है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और अगर आप चाहें तो अगर आपको कुछ पता हो तो उसमें एक एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि टेलीमेडिसिन का यूज़। ठीक है, कि जैसे कोई रूरल क्षेत्र में व्यक्ति बैठा है और उसको किसी से इलाज करवाना है और वो क्षेत्र अर्बन क्षेत्र में वो डॉक्टर रहते हैं, तो फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर उनका इलाज हो सकेगा तो जो प्रॉब्लम्स है रूरल एरियाज़ की वो कम हो जाएंगी। तो टेलीमेडिसिन इन रूरल एरियाज़, ये भी एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद अब हमको बताना है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है। और आप बताइए इसमें क्या और सजेशंस आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से संबंधित जो इश्यूज़ हैं वो समाप्त हो जाएं या वो कम हो जाएं। तो इनके लिए आप इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, सरकार एक होलिस्टिक पॉलिसी लेकर आए जिसके माध्यम से हेल्थ केयर का जो क्षेत्र है उसमें उसकी जो जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्षेत्र में बजट का आवंटन किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ और सजेशंस भी आप लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और ध्यान आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रयास करूँगी उसको देखने का। उसके बाद अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो चिकित्सा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक बड़ा बजट आवंटित किया गया है। तो जो रीसेंट बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया है इसमें 20,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किस क्षेत्र में किया गया है, हेल्थ के क्षेत्र में, मेडिकल सेक्टर में, जिसमें से 17,325 करोड़ जो हैं ये चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए जारी किए गए हैं और लगभग 2,800 करोड़ रुपए जो हैं ये चिकित्सा की शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये थोड़ा सा मोटा मोटा डेटा याद रखना पड़ेगा कि इतना सारा जो अमाउंट है वो सरकार ने इस क्षेत्र में आवंटित किया है। तो इसका मतलब है कि सरकार का प्रयास है कि शिक्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में और बेहतर हो सके। और इसके साथ ही प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हुए एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की जो योजना है इसको गति दी जा रही है। आपको पता है कि सरकार के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स की भी बात की गई थी कि एक स्पोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट का होगा और उसके बाद मतलब बढ़ावा दिया जाएगा उस स्पोर्ट को उस डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ही 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 मेडिकल कॉलेज का भी ये जो आइडिया है सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी क्रम में प्रदेश की सरकार के द्वारा 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की गई है। और एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि प्रदेश के 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि जो 14 ज़िले हैं इनमें मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। और वहीं प्रदेश के जो 16 ज़िले हैं इनमें पीपीडी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। तो इस गति से मेडिकल कॉलेजेस स्थापित हो रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का अच्छा प्रयास है। फिर क्या देखते हैं हम, इसके साथ ही मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे वर्ष 2020 से प्रत्येक वर्ष शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र पर आयोजित किया जाता है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो गया। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आयुष्मान भारत योजना लिखी हुई है ये आपका एक पॉइंट है। यहाँ पर जैसे सारे पॉइंट्स हैं वैसे ही पॉइंट है, जैसे इसको अलग से हेडिंग की तरह लिख दिया है तो ये गलत है, एक पॉइंट के रूप में है। और इसको ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट की स्कीम्स को करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, तब हम ये वाली स्कीम्स जो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है इसको डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट के रूप में है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई थी और उसमें ऐसा रिकमेंड किया गया था कि एक ऐसी वृहद योजना लाई जाए, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 2018 में आयुष्मान भारत योजना लाई गई थी। और इसके मेनली कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं आयुष्मान भारत योजना के। कौन कौन से? पहला कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है?
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, राइट। और बाकी इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी जो थोड़ा मोटा मोटा है वो हमने देख लिया है। इसके माध्यम से भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि जो यूपी में हेल्थ और मेडिकल इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। जैसे राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 62 कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज कितनी कर दी गई है, 62 ईयर्स कर दी गई है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि वो ज़्यादा समय तक अपनी जो सेवाएं हैं वो दे सकेंगे। और अब देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जाती है डॉक्टर्स की, तो वो एक तरीके से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकेगा। आगे क्या है, झुग्गीवासी यानी कि जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराने के लिए लगभग 600 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका उन्नयन किया गया है। यानी कि जो ये लोग होते हैं इनके पहुंच हो सके क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज तक, इसके लिए 600 अर्बन हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनको अपग्रेड किया गया है। तो ये जो थोड़े डेटा वाले पॉइंट्स होते हैं इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्या किया गया है, क्या स्टेप लिया गया है, तो हम देखते हैं कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस 2 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। यानी कि इस सर्विस के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ के साथ 2 एम्बुलेंस परमानेंट तैनात रहेंगी। आगे देखते हैं, एक नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 102 स्टार्ट की गई है। ये क्या है, इसमें 102 नंबर डायल कर एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त की जा सकती है। और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, और जो बच्चे हैं 1 वर्ष से कम आयु वाले उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए ये 102 वाली एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की गई है। उसके बाद एक 108 नंबर के लिए फ्री एम्बुलेंस शुरू की गई है। यानी कि आप 108 डायल करेंगे तो आपको एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस मिलेगी। ये किन के लिए है, ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट्स टू नियरेस्ट मेडिकल सेंटर ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे लोगों का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको नियरेस्ट मेडिकल सेंटर तक यानी कि हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए सुविधा है, यानी या फिर क्या कर सकते हैं कि घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाने की ये सुविधा है। और रिसेंटली अप्रैल 2023 में ये भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वो इलाज करवा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं तो व्यक्ति के पास यदि पैसे नहीं बचते हैं और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट होना है तो भी हम 108 वाली एम्बुलेंस को बुलाकर ये वाला ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। तो इतना हो गया हमारा। आगे के कौन से स्टेप्स हैं उनको देखते हैं। अब अगला पॉइंट है जननी सुरक्षा योजना। देखिए यहाँ पर भी ये गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, एक पॉइंट के रूप में लेंगे, ठीक है। तो इनको ज़्यादा मैंने यहाँ पर इलाबोरेट नहीं किया है, तभी ये गलती से हेडिंग्स के रूप में दिख रही हैं, लेकिन ये एक पॉइंट है। तो जननी सुरक्षा योजना जो है ये क्या है, ये जो जननी सुरक्षा योजना है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं गाँवों में और गरीब जो महिलाएं हैं, नॉट गाँवों में स्पेसिफिकली, लेकिन जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं इनको रजिस्टर किया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन होगा ताकि इनकी जो डिलीवरी हो वो हॉस्पिटल्स में हो सके। साथ में क्या होगा, जब वे जन्म देने के लिए अस्पताल में अपने आप को रजिस्टर करवा लेती हैं तो ऐसी महिलाओं को कुछ कैश भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी देखभाल सही से कर सके और उनको प्रोत्साहित किया जा सके अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ हो गए। और इसके साथ ही क्या होगा, और साथ में इसके माध्यम से जो मदर्स होती हैं और जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं इनकी जो डेथ का रेट होता है, जो मोर्टालिटी रेट होती है, उसको भी कम करने का इस योजना के अंतर्गत प्रयास किया गया है। तो ये भी एक हमारा पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है, दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम यानी कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है मेडिसिन की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद गोरखपुर और रायबरेली में 2 एम्स का निर्माण किया गया है, 2 एम्स हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये सरकार के द्वारा लिए गए हैं। किस लिए लिए गए हैं कि बेहतर किया जा सके मेडिकल और हेल्थ सिस्टम उत्तर प्रदेश का।
तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट कर कर। हम अब एक और टॉपिक देखेंगे आज, वो है एक्वा कल्चर। ये किस में आता है? ये एनवायरनमेंट के पार्ट में आ सकता है, आपके GS3 का जो पार्ट है एनवायरनमेंट, ठीक है, उसमें पूछा जा सकता है इसको। एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी मिक्स करके पूछ लिए जाते हैं और आप उसको प्रॉपरली डिमार्केट नहीं कर सकते, ये इसी का हिस्सा है। जैसे कि GS1 में लास्ट ईयर पूछा गया था वाटर क्राइसिस के लिए, ठीक है, तो वाटर क्राइसिस तो आप बेसिकली सोचेंगे कि ये हमारा एनवायरनमेंट का हिस्सा है और इसको GS3 में पूछा जाना चाहिए, और लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन GS1 में पूछ लिया गया था घुमा फिरा कर। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो आइए आप देख लेते हैं एक्वा कल्चर बेसिकली है क्या, होता क्या है एक्वा कल्चर। It refers to the cultivation of aquatic organisms in controlled aquatic environments for any commercial, recreational or public purpose। यानी कि किसी भी व्यावसायिक, मनोरंजक या फिर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नियंत्रित जलीय वातावरण में जलीय जीवों के पालन और प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? एक्वा कल्चर कहते हैं। और भारत कौन से नंबर पर आता है एक्वा कल्चर में? तो भारत दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि करने वाला राष्ट्र है। जलीय कृषि एक्वा कल्चर की हिंदी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और जलीय कृषि भी लिख सकते हैं। और मछली उत्पादक की बात करें तो भारत वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। ये सारे पॉइंट्स आपके डेटा के रूप में काम करेंगे, ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और भारत की अगर देखें स्थिति तो ये चौथा सबसे बड़ा फिश एक्सपोर्टर है, तीसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है और चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फिश का। उसके बाद अब एक्वा कल्चर के बेनिफिट्स क्या हैं तो ये देख लेते हैं। एक्वा कल्चर का एक जो बेनिफिट दिखाई पड़ता है वो है खाद्य सुरक्षा। देखिए, आपको पता है कि हम एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं क्रॉप्स वगैरह पर, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे देश में तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन विश्व भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो एक्वा कल्चर का एक लाभ ये है कि ये फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है, क्योंकि मछली और जो अन्य समुद्री भोजन होता है ये प्रोटीन से भरपूर होता है और इसलिए इनका उच्च पौष्टिक मूल्य भी होता है, यानी कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और भारत में अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन की समस्या बहुत बड़ी है, बहुत सारे बच्चे माल नरिश्ड हैं या फिर अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक रोज़गार का अवसर भी प्रोवाइड करता है। एक्वा कल्चर कैसे प्रोवाइड करता है? इसके अंतर्गत अधिक रोजगार सृजित किए जा सकते हैं और भारत में समाज के जो सीमांत और पिछड़े वर्गों के लगभग 28 मिलियन लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो 28 मिलियन लोग किससे जुड़े हुए हैं? एक्वा कल्चर से जुड़े हुए हैं। और निर्यात में वृद्धि हो सकती है, एक्वा कल्चर के माध्यम से हम अपने निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत ने 2021-22 में लगभग 7.76 बिलियन डॉलर के समुद्री खाद्य पदार्थों का रिकॉर्ड उच्चतम निर्यात किया था। तो एक ये भी लाभ है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा डेटा ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? मोलस्क और जो समुद्री शैवाल होते हैं इनके माध्यम से प्रदूषण के विरुद्ध एक अवरोध का निर्माण किया जा सकता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स में यानी कि समुद्री जीवों में जो समुद्री शैवाल और जो मोलस्क होते हैं ये प्रदूषण के विरुद्ध एक अवरोध का, एक बैरियर का निर्माण करते हैं और ये एक बफर क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से समुद्र के जो बाकी हिस्से होते हैं उनकी जो भूमि है इससे होने वाले प्रदूषण से इनको बचाया जा सकता है। तो एक तरह से ये बैरियर बन जाते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है, विशेष रूप से उन गतिविधियों से जिनके कारण समुद्री तल पर प्रभाव पड़ता है और धूल उत्पन्न होती है। कई बार हम देखते हैं कि समुद्र तल तक जो है वो पॉल्यूशन पहुंच जाता है, तो ये बैरियर्स के रूप में एक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो समुद्री तल है वो पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं बच जाता है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो गए, अधिक सतत हो गए यानी कि मोर सस्टेनेबल। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य विधि जैसे कि अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ फिशेस को पकड़ना और अन्य जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ओवर फिशिंग की वजह से तो जो बैलेंस है समुद्र का वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बैलेंस जो है मरीन एनिमल्स का, मरीन लाइफ का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये वैकल्पिक ईंधन स्रोत के उत्पादन में भी उपयोगी है।
जो शैवाल होते हैं इनको धीरे धीरे वैकल्पिक ईंधन स्रोतों में विकसित किया जा रहा है ताकि इनके माध्यम से ऐसे ईंधन का उत्पादन किया जा सके जो जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने में सक्षम हो। यानी कि जो जलीय जीव हैं उसमें एल्गी जो है इसको हम एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स का जनरेशन में भी उपयोगी हो रहा है एक्वाकल्चर। आगे देखते हैं। एक्वाकल्चर जो प्रणालियां हैं इनमें प्रायः संचित अपवाह, तूफानी जल और सतही जल का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, जल आपूर्ति के जो अन्य स्रोत हैं इन पर निर्भरता कम हो जाती है। यानी कि एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने से क्या हो रहा है कि जो जल पर हमारी जो निर्भरता है बहुत ज़्यादा, उसको भी हम थोड़ा रिड्यूस कर पा रहे हैं। इसके अलावा तालाब, एक्वाकल्चर के लिए हम क्या डेवलप कर रहे हैं, तालाब यानी कि पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं। और पॉन्ड्स को बनाने से क्या होता है, जब पॉन्ड्स बनेंगे तो सॉइल जो मॉइस्चर है वो रिटेन कर सकेगी, और सॉइल का मॉइस्चर रिटेन होगा तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं आसपास वो भी कंजर्व हो सकेंगे, राइट। तो एक तरह से ये हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली वाला ही पॉइंट जो है उसी को हमने यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा विस्तारित करके लिख दिया है। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट भी हमको एक्वाकल्चर से देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से समुद्री खाद्य पदार्थों की जो मांग है वो बढ़ गई है, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। जैसे जो बीमारियां होती हैं जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, एल्जाइमर, ये सारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इनका सामना करने में हमको जो समुद्री जीव हैं वो सहायक होते हैं। तो ये एक हेल्थ बेनिफिट हो गया। और सबसे बड़ा एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हो गया वो क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो जैव विविधता है इसका संरक्षण करने में भी ये सहयोगी भूमिका निभाता है। तो एक्वाकल्चर जब आप पढ़ रहे हैं तो अब आपको क्या करना होगा, आप एक्वाकल्चर की समस्याएं अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आपने एक्वाकल्चर हेडिंग डाली और एक्वाकल्चर की पहले आप डेफिनेशन लिखिए, फिर जो डेटा है वो लिखिए, फिर आप क्या लिखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एक्वाकल्चर हो गया, उसके बाद बेनिफिट्स में सबसे पहले आप ऐसे बनाकर, रुकिए मैं आपको साफ उसमें दिखाती हूँ। आपने लिखा एक्वाकल्चर, आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने बनाया बेनिफिट्स का डायग्राम, ऐसे सर्कल करके और एरो वर्क करके करेंगे तो आपको आइडिया भी रहेगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। आप एग्जाम में डायरेक्टली जाकर फिगर्स ऐसे नहीं या फ्लो चार्ट्स ऐसे नहीं बना पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहला फूड बेनिफिट होगा। फूड बेनिफिट में आपने क्या पढ़ा कि ये रिच होता है प्रोटीन में, और साथ में यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट कर, और इससे आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, इसके साथ साथ ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जब आपने पढ़ा तो आप यहाँ पर अब मोलस्क और उनका नाम लिख लेंगे, ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप मोलस्क और सी वीड के बारे में बता सके कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट बैरियर्स के रूप में कार्य करते हैं और ये सस्टेनेबल है एक्वाकल्चर। इसके अलावा क्या पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया कि यहाँ पर इसको ऑल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब ऑल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में हम किसको यूज़ कर रहे हैं, एल्गी को। देखिए थोड़ा गंदा हो रहा है, लेकिन आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने इसीलिए प्लेन उसमें बताया है ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैम सब कुछ एक के ऊपर एक कर देती है, ठीक है। और बाद में आप एक पॉइंट लिख लेंगे, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो ये बेनिफिट्स के जो हैं वो सारी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपको पता रहेगा कि एक्वाकल्चर से क्या बेनिफिट्स होंगे। तो अगर आपको ये पॉइंट्स भी याद होंगे तो फिर आप उसको बढ़ाकर अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स को फॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो आइए अब हम लोग इश्यूज़ देख लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्या इश्यूज़ हैं, समस्याएं क्या हैं हम एक्वाकल्चर के समक्ष। सबसे पहली जो समस्या है वो है इनसफिशिएंट क्वालिटी इनपुट्स, यानी कि अपर्याप्त गुणवत्ता इनपुट। देखिए जो अब हमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी हमें कुछ उनको सीड्स डालनी होगी, कुछ उनको फीड करने के लिए कुछ फीड स्टॉक डालना होगा, ये सारी चीज़ें डालनी होगी, उनको ग्रोथ सप्लीमेंट्स देने होंगे ताकि वो हेल्दी वे में ग्रो कर सकें। लेकिन इनके संबंध में एक तो पहली बात तो क्वालिटी अच्छी नहीं है इन प्रोडक्ट्स की, और साथ में ये इनसफिशिएंट भी है, यानी कि इनकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम है। इनसफिशिएंट क्वालिटी इनपुट्स यानी कि क्वालिटी में भी कमी है और क्वांटिटी में भी कमी है, दोनों चीज़ों में कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंसर्न्स रेज होते हैं इनकी उपज में, इनकी उपज के संबंध में कंसर्न्स खड़े हो जाते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, कुछ विशिष्ट प्रजातियों पर हमको निर्भरता दिखाई देती है। यहाँ एक्वाकल्चर में हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ ही उस पर निर्भर हमें ज़्यादा रहते हैं,
कुछ ही मछली की प्रजातियों पर ज़्यादा निर्भरता रहती है और मछली पकड़ने का व्यवसाय जो है वो कुछ विशिष्ट मछली प्रजातियों जैसे कि कॉर्प हो गया, पेंगेसियस हो गए, इन पर ही आधारित रहता है। ये नहीं है कि हम सारे एक्वेटिक एनिमल्स को बढ़ावा दें, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो विशिष्ट मछली प्रजातियां हैं इनका ओवर स्टॉक हो जाता है, जिससे इनकी जो कीमतें हैं उनमें भी कमी आ जाती है। अब कुछ ही अगर मछलियां हैं जिनको हम बढ़ावा दे रहे हैं तो उनका ओवर स्टॉक आ जाएगा, तो ये डिमांड और सप्लाई, जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड जो है वो उतनी रहेगी और सप्लाई बढ़ती जाएगी, तो जो दाम है, वैल्यू जो है, प्राइस, वो कम हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी है। उसके बाद अगला क्या लिखा है, पारंपरिक एवं अलवणीय जल संसाधन, यानी कि क्लासिकल फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग जो मेथड्स हैं, जैसे कि लार्ज पॉन्ड्स वेयर देयर इज नो वाटर एक्सचेंज, नो ड्रेनिंग एंड नो बॉटम सेडिमेंट रिमूवल आर स्टिल इन यूज एंड लीड टू डिजीज प्रमोटिंग कंडीशंस। यानी कि जो पारंपरिक सिस्टम रहे हैं, क्लासिकल जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स रहे हैं, जैसे कि बड़ा तालाब, अब इसमें क्या होता है, इसमें पानी तो रुका हुआ है, इसको ना हम साफ कर रहे हैं, ना पानी का कोई एक्सचेंज हो रहा है, निकासी नहीं हो रही है कोई पानी की, जो तलछट है उसकी भी कोई सफाई नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में बीमारियां यानी कि डिजीजेस फैलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इनमें बीमारी को बढ़ावा देने वाली जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हैं और ये खतरा जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये समस्या एक के रूप में एक सामने आई। उसके बाद क्या समस्याएं हैं, अगली समस्या हो जाएगी इन्वेजिव स्पीशीज़, यानी कि आक्रामक प्रजातियां। ये भोजन और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है, स्वदेशी प्रजातियों को विस्थापित कर सकती है और जंगली प्रजातियों के जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। वे ऐसी बीमारियां भी ला सकती है जो देशी प्रजातियों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगर कोई भी बाहरी स्पीशी आ जाएगी तो उससे हैबिटेट का लॉस हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी वहाँ पर स्पीशीज़ रह रही हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगी और जंगली प्रजातियों का जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। साथ में डिजीज़ के भी इनके माध्यम से खतरा जो है वो बना रहता है। एक ये पॉइंट हो गए। आगे क्या लिया हुआ है, आगे दिखा हुआ है जलीय प्रदूषण। अब जलीय प्रदूषण यानी कि एक्वेटिक पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देता है एक्वाकल्चर में, क्योंकि जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग होता है, उर्वरक, कीटनाशक जैसे जो रसायन हैं, इनके प्रयोग से जलीय जीवन जो है ये, इसके लिए खतरा उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे कौन सा पॉइंट हो गया, तो जलीय प्रदूषण हो गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हर चीज़ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बनता जा रहा है, हर प्रॉब्लम के लिए, हर समस्या के लिए। तो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उससे एक्वाकल्चर यानी कि जलीय कृषि भी अछूती नहीं है और उसके ऊपर भी इसका जो खतरा है वो मंडराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब एक्वाकल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वो क्या होता है, देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है और इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट है, यदि उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो उसको पहुंचाना है हमें कहाँ तक, कस्टमर तक। तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे हम और प्रोडक्ट को हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, फिर प्रोडक्ट को हम होलसेलर तक पहुंचाएंगे, होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर तक पहुंचाएगा। तो ये जो पूरी एक सिस्टम होता है, एक पूरा जो प्रोसेस होता है प्रोडक्ट की स्टार्टिंग से लेकर उसको एंड पॉइंट तक ले जाने का, वो पूरी सप्लाई चेन होती है, ठीक है। तो इसी के लिए मान लीजिए एक्वाकल्चर का यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो कोई भी जलीय कृषि के अंतर्गत मान लीजिए कोई मछली है, इसका उत्पादन किया गया है और इसको हमें पहुँचाना है कस्टमर तक, तो क्या ज़रूरत होगा सोचने की, नॉर्मल सोचिए, कुछ इसमें रखना नहीं है। एक कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं, कोल्ड स्टोरेज वहाँ होते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं कि वहाँ पर वो सड़े गले नहीं, ख़राब नहीं हो, तो कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, फिर हम उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे, ठीक है। तो स्टोर करके ट्रांसपोर्टेशन करना, कस्टमर तक उसको पहुँचाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्वाकल्चर के केस में इन सारे वितरण प्रणाली का भी हमको अभाव दिखाई देता है। उतनी उन्नत वितरण प्रणाली नहीं है और कई बार हम देखते हैं कि ये जो उत्पाद हैं वो खराब हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारे इश्यूज हो गए। उसके बाद अब क्या मेजर्स हैं जिनके माध्यम से हम एक्वाकल्चर को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या हो जाएगा, पहला उपाय हो जाएगा कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करें
जिसके अंतर्गत इजी एक्सेस हो टेक्नोलॉजी का, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, क्रेडिट मार्केट्स, ये सारी चीज़ें का इजी एक्सेस हो, और हम इसके माध्यम से हेल्प कर सकते हैं एक्वा फार्मर्स की कि वो नई तकनीक और मेथड्स को अपनाएं और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करें। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि प्रौद्योगिकी, उपकरण, प्रशिक्षण, ऋण, बाजार आदि की हम आसान उपलब्धता जो है ये जलीय कृषि के जो उससे संबंधित जो किसान हैं उन तक पहुंचाएं, और वो नई तकनीक और तरीकों को अपनाकर सहूलियत से जलीय कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा क्या होगा, जो आपूर्ति श्रृंखला है, यानी कि जो सप्लाई चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम और ज़्यादा मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। देखिए, फसल की कटाई वाला जो है इसको हटा दीजिएगा, फसल की कटाई नहीं होगा यहाँ पर, एक्वाकल्चर की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो जो पोस्ट हार्वेस्ट की जगह, या हम कह सकते हैं कि पोस्ट जलीय कृषि उत्पादों के तैयार होने के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम जो सप्लाई चेन की श्रृंखला है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर देखते हैं उद्यमियों और निजी एजेंसियों को भाग लेने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहा जाएगा प्राइवेट एजेंसीज की इसमें अगर हम देखेंगे भूमिका, तो एक्वाकल्चर को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को अपनी तरफ से जो इसमें पैसा लगाना होता है वो कम लगाना पड़ेगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होती रहेंगी और सरकार को उसमें खर्च कम करना पड़ेगा। तो ये भी एक मेजर है, और जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं वो सरकार के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर तरीके से कुछ चीज़ों को कर सकती हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है तो इसको आप मत लिखिएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को इस क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है प्राइवेट एजेंसीज़ के माध्यम से। देखिए, तो हम और क्या मेजर्स ले कर सकते हैं, हम मेजर्स में एक ये स्टेप उठा सकते हैं कि फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाए, और इसके संबंध में 2021 में लॉन्च की गई थी जो योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके अंतर्गत गाइडलाइंस इशू की गई थी, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओ क्या होते हैं। तो एफपीओ जो होते हैं ये छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, आपको पता है कि 86% जो हैं लगभग हमारे देश में 86% के लगभग स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मर्स हैं ये मिलकर एफपीओज एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ये एक साथ मिलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनको जो अपने प्रोडक्ट्स बेचने होंगे मार्केट में तो उसके लिए भी इनको सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जब एक गुट में होंगे और ये कॉरपोरेट्स के साथ अच्छे से बार्गेन कर सकेंगे, तो इन सारी चीज़ों में जो एफपीओज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसके माध्यम से जो फार्मर्स की इनकम है वो भी बढ़ सकेगी। तो इसी क्रम में हम फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रमोट करने के लिए कदम उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट किया जाए, ताकि जो इनसे संबंधित कृषक हैं उनको भी जो उनकी आय है वो भी उसमें भी वृद्धि हो सके। फिर हम देखते हैं यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी का मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम एक कॉमन ऐसा है कि अक्सर हम हर आंसर में लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये चीज़ और बेहतर हो सकती है, अपने मेजर्स या सजेशंस में बता सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, इन सब के माध्यम से बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ठीक है। और साथ में सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के माध्यम से हम इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स का। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए। देखिए, गवर्नमेंट के स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमने कहा है कि फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वाला पॉइंट, इसको हम प्रमोट करें, लेकिन ये जो गाइडलाइंस हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई थी। तो अगर गवर्नमेंट के प्रयास आप लिख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जो है ये आप बता सकते हैं उसमें भी। आइए वापस आते हैं, क्या है सबसे पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। 2019 में इसको गठित किया गया था एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। और उसके बाद इसके अंतर्गत 100% एफडीआई जो है उसकी अनुमति दी गई है। ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत पिसीकल्चर यानी कि फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर में 100% एफडीआई की अनुमति है। उसके बाद हम देखते हैं फिशरीज और एक्वेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को क्रिएट किया गया है 2018-19 में, और ये क्या प्रोवाइड करता है, कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स को, और उनसे संबंधित जो अन्य
एंटिटीज़ हैं और साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी। तो ये जो फंड है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है इस क्षेत्र में गवर्नमेंट का कदम। ठीक है, तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष इसका नाम है। और क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो हमने ऑलरेडी देखा। इसका एम क्या है कि ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री। यानी कि देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो क्षेत्र है इसको सतत और जिम्मेदारी से इसका विकास करना और इसके माध्यम से नीली क्रांति लाने का प्रयास है। और इसे जो है ये 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए ये जो योजना है इसको लागू किया गया है। अगला क्या स्टेप है सरकार का, ई सांता या फिर ई सांता जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और ये MPEDA के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से क्या होगा, जिसके माध्यम से जो ट्रेड है वो स्मॉल मार्जिनल एक्वा फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स के बीच में ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा और जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको हटा दिया जाएगा। यानी कि जो बिचौलिए हैं उनको हटाकर बिचौलियों से प्रभावी ढंग से बचते हुए छोटे और सीमांत जो एक्वा किसान हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं इनके बीच प्रत्यक्ष व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा ई सांता नामक एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा। और MPEDA ये क्या है, इसका क्या फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा हमारा मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, MPEDA, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का की एक अथॉरिटी है, के अंतर्गत आने वाली अथॉरिटी है जिसने ई सांता नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। फिर हम देखते हैं और क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स लिए गए हैं। तो रिसेंटली जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है इसने कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो वो भी हम बताएंगे कौन कौन से कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन वाइट श्रिम्प, यानी कि भारतीय सफ़ेद झींगा जो है इसका आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही। इसके बाद फेज़ 2 शुरू किया गया है नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम ऑन एक्वेटिक एनिमल डिजीज़ का। और जो फेज़ 1 है ये 2013 से चलाया जा रहा था, अब इसका फेज़ 2 शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो रेवेन्यू लॉसेस होते हैं डिजीज़ के चक्कर में कि जो जंतु हैं उनमें डिजीज़ हो जाती हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे बाधित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसके लिए हमने एक नया इस मिनिस्ट्री ने प्रोग्राम शुरू किया है। और एक और प्रोग्राम है लॉन्च ऑफ श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यानी कि झींगा कृषि बीमा उत्पाद का शुभारंभ किया गया है। और ये बीमा और संस्थागत जो ऋण सुविधाएं हैं वो किसानों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। तो ये रिसेंटली ये 3 स्टेप्स उठाए गए हैं इस गवर्नमेंट के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा। और साथ में बाकी भी स्टेप्स समय समय पर उठाए जाते रहे हैं एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं वैसे ही इसके इश्यूज़ और वैसे ही इसके गवर्नमेंट के स्टेप्स लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे आज के ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे। अब इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप एक बार फिर से दोनों टॉपिक को अपने मन में रिवाइज़ कीजिएगा, दोनों टॉपिक्स को, और देखिएगा आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आपको सही में कितना समझ में आया है, राइट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।